हमारा आज का टॉपिक है पैराफ्रेजिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पैराफ्रेजिंग होती क्या है, ये हम करते क्यों हैं और कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम पैराफ्रेज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम वो एसेंशियल स्टेप्स एक्सप्लोर करेंगे जिनको फॉलो करते हुए हमें पैराफ्रेजिंग करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। स्लाइड नंबर 4, स्टेप्स फॉर पैराफ्रेजिंग। नंबर 1, रीड एंड री रीड द टेक्स्ट केयरफुली। बी श्योर यू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट फुली। जब तक आप एक टेक्स्ट को खुद अच्छी तरह से समझ नहीं लेते तब तक आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए एक टेक्स्ट की क्लोज इन डेप्थ रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी होती है, और एक नहीं बार बार, जब तक आप कॉन्फिडेंट फील ना करें कि आपको इसका मेन आइडिया अच्छी तरह से समझ आ गया है। नंबर 2, put the original text aside and write your paraphrase in your own words. Consider each point of the original text and see how you can rephrase it. बहुत बेहतर ये होता है कि जब आप अच्छी तरह से एक राइटिंग को समझ लो, एक आइडिया को एक अच्छी तरह से आप समझ लो, तो उसको बंद करके उसके बाद साइड पे रख दें ताकि कोई भी चीज़ आपकी राइटिंग में कॉपी ना हो। फिर आप उसको खुद से लिखें, अपने स्टाइल में, अपने वर्ड्स में और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या आप हर पॉइंट को कवर कर रहे हैं, कोई डिटेल इसमें से मिस तो नहीं हो रही। याद रखिएगा कि पैराफ्रेजिंग या तो सेम लेंथ होती है इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट से कंपेयर करें तो, या फिर कई दफ़ा उससे ज़्यादा भी होती है। पॉइंट नंबर 3, review your paraphrase and ensure that it includes all the points of the original text and reflects the original ideas in your own words and style. It should not have A. Same words except specific terminology, B. Same order of the ideas and the words, and C. Same word forms, grammatical forms. अगर इन चीज़ों में सिमिलैरिटी होगी तो ऑटोमेटिकली टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इन चीज़ों को कैप्चर करता है। अगर आप कहीं पे भी 2 या 3 वर्ड्स इकट्ठे लिख दें जो कि उसी तरह से एक ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर लिखे हुए हैं, तो टर्निटिन उसको फ़ौरन हाईलाइट कर देता है और उसका रेफरेंस दे देता है कि ये फ़लाँ जगह से प्लेजराइज हुआ हुआ है। वंस अगेन इसके अंदर ये चीज़ देख लीजिएगा कि सिनोनिम्स का ओवर यूज़ नहीं करना होता और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनोनिम्स नहीं लिखने होते। पैराफ्रेजिंग का जनरली मकसद होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना और आपके अपने अंदाज में उनको बताना, ना कि उसको मज़ीद कम्प्लेक्स कर देना इस तरह की चीज़ों को ऐड करके। पॉइंट नंबर 4, रिमेंबर टू साइट द ओरिजिनल वर्क। जब आप एक टेक्स्ट को पैराफ्रेज करते हैं तो साथ साथ इन टेक्स्ट साइटेशन भी देते हैं। अगर आपने एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ को पैराफ्रेज किया है तो उसके एंड में भी एक साइटेशन दी जाती है, और उस डॉक्यूमेंट के एंड में भी रेफरेंस लिस्ट के अंदर उन तमाम सोर्सेज को साइट किया जाता है जिनसे आपने कोई भी मटेरियल लिया हो। इस चीज़ की डिटेल्स आप इंग्लिश 4 में पढ़ेंगे। इसमें एक एडिशनल पॉइंट हम यहाँ पे कवर करते चलें कि जो फ्री ऑनलाइन पैराफ्रेजिंग टूल्स हैं जहाँ पे आप एक टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और वो उसको खुद से पैराफ्रेज करके आपको पहुँचा देता है, हम उसका यूज़ क्यों ना करें। इसमें एक चीज़ समझने की है कि पैराफ्रेजिंग मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज है। बेसिकली ऑथर के मेन आइडिया को ग्रैस्प करना। जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं उनके लिए एग्जैक्ट मीनिंग तक पहुंचना थोड़ा सा फ़िलहाल डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं जैसे ओवर द मून अबाउट समथिंग। अब हो सकता है वो सॉफ्टवेयर उसकी लिटरल पैराफ्रेजिंग तो कर दे, उसके लिए सिनोनिम्स वगैरह यूज़ कर ले, उसका वर्ड ऑर्डर चेंज कर दे, लेकिन जो उसका एक्चुअल मीनिंग है टू बी वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग वो उस तक ना पहुंच सके। सेकेंडली होता ये है कि जब आप इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो फ़ौरन से हर कीवर्ड का सिनोनिम लगा देते हैं, बेशक वो वहाँ पे सूटेबल है या नहीं है, और पढ़ने वाले को इमीडिएटली नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये वर्ड यहाँ पे सूटेबल नहीं था। राइटिंग में वो जान नहीं आती जब तक आप उसको खुद से प्रॉपरली नहीं लिखते, अपनी ऑडियंस को, अपने पर्पज़ को मद्देनज़र रखते हुए। जहाँ पे टीचर लिखा होगा वहाँ पे वो एजुकेटर लिख देगा, जहाँ पे स्टूडेंट लिखा होगा वहाँ पे वो अंडर स्टडी लिख देगा, और ऑल टुगेदर जो आपका पैसेज है वो कोई ख़ास सेंस नहीं बनाएगा। वी होप इस टेक्नोलॉजी के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स आएँ, लेकिन लैंग्वेज मीनिंग इज़ अ बिट कम्प्लेक्स एरिया, यहाँ पे अभी तक उस तरह से एडवांसमेंट नहीं आई। सेकेंडली आपको कई दफ़ा एग्जामिनेशन में बैठे हुए कुछ पैराफ्रेज करना पड़ जाता है और वहाँ पे आपके पास ये वाले सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं होते। और नंबर 3, पैराफ्रेजिंग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का भी तरीका है। आप जब किसी चीज़ को पढ़ते हो आप बेसिकली उसको अपने माइंड में पैराफ्रेज कर रहे होते हो। लेट सपोज आपने कोई डेफिनेशन वगैरह पढ़ी है तो आप अपने माइंड में सोचते हो कि अच्छा इसका क्या मतलब है, उसको अपने अल्फाज में अपने माइंड में सोचते हो। ये एसेंशियली होती पैराफ्रेजिंग ही है। अर्ली स्टेजेस पे बच्चों से
लर्निंग बाय हार्ट वाली साइड में उनको लेके जाया जाता है, जिसमें चीज़ों को याद किया जाता है और वो फिर उनसे सुनी जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चन में लिखा होता है इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल राइटिंग या वटेवर। अब वो तमाम चीज़ें आपके पास स्लाइड्स में मौजूद हैं, लेकिन उसको आपने एक्सप्लेन खुद से करना है, और वो आप तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक आप उसको अच्छी तरह से खुद समझ ना लें। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि यू हैव टू बी वेरी फेथफुल टू द ओरिजिनल आइडियाज़। आप जो ऑथर का इंटेंडेड मीनिंग होता है उसको चेंज नहीं करते अपने मकसद को सूट करने के लिए। मीनिंग सेम रहना चाहिए। ये ना हो कि एक टेक्स्ट पैराफ्रेज करने के बाद एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की बात कर रहा हो। इसी तरीके से आप इसमें कोई चीज़ लीव आउट नहीं करते, इसको आपने कंप्लीट लिखना होता है, तमाम डिटेल्स इसमें मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें से चीज़ों को छोड़ दें तो शायद उसके अंदर आइडिया भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि एडवांस स्टेजेस पे जैसे आप जब थीसिस लिखते हैं तो आपसे रिक्वायर्ड होता है कि एक टॉपिक पे ढेर सारा पढ़ें, मुख्तलिफ स्कॉलर्स को, मुख्तलिफ रिसर्चर्स को, और उसकी बेस पे अपने आर्गूमेंट को बिल्ड करें। अब ये जो डिफरेंट ऑथर्स को आप पढ़ते हैं, इनके आइडियाज़ को अपनी राइटिंग में कैसे लिखेंगे, दैट इज़ थ्रू पैराफ्रेजिंग। दैट्स इट जी। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी हो या किसी पॉइंट पे कोई बात समझ ना आई हो तो इस रिकॉर्डिंग का वहाँ पे टाइम नोट करें और मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं उसको डिफरेंट तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।